अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और लास्ट टाइम जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक लेक्चर बनाया था, ये एक आपको हिस्ट्री बताई थी इसराइली और अरब कॉन्फ्लिक्ट की, कि किस तरह से जो है फ़लस्तीन का क़याम होता है और किस तरह से जो है वो फ़लस्तीन और अरब और इसराइलियों के बीच में जंगें होती हैं। फ़र्स्ट इसराइली वॉर, सेकंड इसराइली वॉर। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई थी। कुछ चीज़ें जो करंट सिनेरियो के लिहाज से थी वो रह गई थी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है या काफ़ी और लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि करंट सिनेरियो पर जो है मैं बात करूं कि अभी जो फ़लस्तीन में हो रहा है या 1970s के बाद से जो है वो जमाल अब्दुल नासिर की मौत के बाद से जो है वो फिर क्या हुआ। तो मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाने लगा हूं ताकि आपको करंट सिनेरियो में भी चीज़ें पता लग जाएं। और साथ में स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि सर आपने इसका कोई हल नहीं बताया कि क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, तो उस पर भी मैं थोड़ी सी बात आज करूँगा। लेकिन क्या होता है कि 1964 में 1964 में, ठीक है, 1964 में 1964 में क़याम होता है पीएलओ का पैलेस्टीन के अंदर, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड पीएलओ। तो ये दिस इज़ द लोगो ऑफ पीएलओ। और पीएलओ की शुरुआत में इस तंजीम का क्या मकसद था कि एग्रेसिवनेस के साथ फ़लस्तीन को इसराइल से जो है वो छीन लिया जाए, ठीक है, या हम जो है वो फ़लस्तीन को एक अलग स्टेट कंप्लीट हम बना दें इसराइल से, जो कि फ़लस्तीन के इलाके जो इसराइल ने हड़प कर लिए हैं। ये पीएलओ का काम था, ये पीएलओ का ये एक एम था, ये इनका एम्बिशन था। तो ये एक फ़लस्तीन की एक ऑर्गेनाइजेशन थी पीएलओ। तो इसराइल और अमेरिका शुरू में उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करार देते थे। इसराइल भी और अमेरिका भी पीएलओ को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता था। 1974 में क्या हुआ कि पीएलओ को अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन तस्लीम कर लेती है कि भी इनकी जो डिमांड है वो राइट डिमांड है कि वो उन फ़लस्तीनी इलाकों को वापस चाहते हैं जो यूएन ने डिक्लेयर किया था कि वो इसराइल के वो फ़लस्तीनियों को ऑफ़र किया जाएगा। तो इसलिए क्या कि अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशंस ने पीएलओ को 1974 में एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया। और 1975 में 1979 में फिर क्या हुआ, 1979 में मिस्र जो इजिप्ट था वो इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। तो इजिप्ट जो शुरू में आप जानते हैं कि इसराइल के सख्त दुश्मन था और वॉर्स भी हुई मिस्र और इसराइल के बीच में, लेकिन उस इजिप्ट ने क्या किया, 1979 में इसराइल को उसने तस्लीम कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो सनाई पेनिनसुला का जो इलाका इसराइल ने जो है वो 6 डे वॉर के बाद अपने पास रख लिया था, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वो सनाई पेनिनसुला का इलाका इसराइल ने मिस्र को वापस कर दिया कि भाई कि ये इलाका जो है वो आप वापस ले लें, ठीक है। तो सनाई पेनिनसुला का इलाका वापस कर दिया गया मिस्र को। अच्छा, फिर इसी तरह से क्या हुआ, इसी एक वजह से, इसी एक पीसफुल चीज़ों की वजह से कि मिस्र क्या करता है, इसराइल को तस्लीम कर लेता है, ठीक है, और इसराइल क्या करता है, मिस्र को उसका इलाका सनाई पेनिनसुला वापस कर देता है। तो इसी एक जो उन्होंने जो ये काम किया था पीस वाले, अमन वाला, तो इसी में इसराइली और मिस्री दोनों सदरों को पीस नोबेल प्राइज़ से या नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस से नवाजा जाता है उन दोनों को, जो उन्होंने अमन के लिए एक बड़ा काम किया था। भले उसको आप एक डील समझ लें कि पैलेस्टीन और जो ये इसराइल की और इजिप्ट के बीच में एक डील हो गई थी कि आप हमें तस्लीम कर लो, हम आपको आपके सनाई पेनिनसुला का इलाका दे देंगे। तो उस डीलिंग की वजह से क्या हुआ कि दोनों कौमों के बीच में जो है वो यूनिटी या इत्तेहाद या पीस जो है वो कायम हो गया। तो 1981 में फिर क्या हुआ कि मिस्री सदर को, ये जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, उसको एक मिस्री इंतहा पसंद ने, इजिप्शियन एक एक्सट्रीमिस्ट ने उनको कत्ल कर दिया। चूँकि जाहिर सी बात है कि मिस्र के अंदर जो है वो कुछ इंतहा पसंद तंजीमें भी थी, एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें थी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपने जो इसराइल को कबूल किया है तो ये आपने गलत किया है, इसराइल को आपको कबूल नहीं करना चाहिए था। और उसने क्या किया कि मिस्री जो सदर थे, तो 1981 में उनको कत्ल कर दिया गया, उनको हलाक कर दिया, उनको असैसिनेट कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, 1981 के बाद जो इसराइली होते हैं, यहूदी होते हैं, वो फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पैलेस्टीन जो है कम्प्लीटली जो इसराइल का पूरा इलाका है, इसमें जो ये आपके पास वेस्ट बैंक का इलाका होता है और इधर जो है वो गज़ा होता है। तो वेस्ट बैंक के इलाके में, इस इलाके में क्या हुआ कि जो इसराइली थे उन्होंने इसमें जो है वो अपनी ज़मीनें बनानी शुरू कर दी, या उन्होंने इस पर आबाद होना शुरू हो गए। स्लो वो वेस्ट बैंक के इलाकों में आबाद होने शुरू हो गए। जबकि वेस्ट बैंक इलाका आप जानते हैं यूएन ने पैलेस्टीन को दिया था, अगरचे वो इलाका 6 डे वॉर के बाद इसराइल के अंडर में आ गया था और उन्होंने अपनी कॉलोनी बनानी भी उसके अंदर जो है वो स्टार्ट कर दी।
और ये यूएन की जो पार्टीशन जो लॉ था, रूल था, प्लान था, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ था। नहीं, उसके बाद 1993 में क्या होता है कि ऑस्लो एकॉर्ड्स होते हैं। ऑस्लो एकॉर्ड्स ऑस्लो में होते हैं, नॉर्वे है, तो उसमें ऑस्लो एकॉर्ड्स होते हैं। और उसमें क्या होता है, 1992 में नए इसराइली सदर पीएलओ को तस्लीम कर लेते हैं। जो न्यू इसराइली प्रेसिडेंट होते हैं वो थोड़े पीसफुल होते हैं, पुरअमन होते हैं, और वो पीएलओ को भी तस्लीम कर लेते हैं और पीएलओ खुद इसराइल को भी तस्लीम कर लेती है। और पहली बार ऐसा होता है कि जो पीएलओ के सदर हैं, दिस इज़ यासिर अराफात, कि यासिर अराफात जो है वो इसराइली सदर से जो है वो हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और दोनों एक दूसरे को तस्लीम कर लेते हैं। और इसराइली सदर भी कहते हैं कि हम इस पाक फ़लस्तीन को एक अलग रियासत बना देंगे। इस कॉन्फ्रेंस में यही मुआहदा होता है कि फ़लस्तीन इसराइल के अंदर अपनी एक रियासत बना सकती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अकॉर्ड है, 1993 में हुआ था यासिर अराफात और इसराइली सदर के बीच में। तो ये पीएलओ के हमारे पास जो है वो प्रेसिडेंट है यासिर अराफात, और ये इसराइली जो है वो प्रेसिडेंट है। तो उससे क्या होता है, उसके बाद एक पैलेस्टीन के लिए एक नए रियासत का क़याम होता है, जिसको हम लोग पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी का नाम देते हैं। 1994 में कहते हैं कि फ़लस्तीन दोबारा से इंडिपेंडेंट हो जाता है, आज़ाद हो जाता है 1994 में। और वेस्ट बैंक का जो एरिया होता है उसको, अच्छा, एक तो मैंने पता है गज़ा और वेस्ट बैंक दो पार्ट्स में ये ब्रेक था पैलेस्टीन। तो गज़ा में तो मुसलमान चूँकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो ये पूरा जो इलाका था गज़ा का, ये पूरा इलाका मुसलमानों को या पैलेस्टीनियंस को जो है वो दे दिया जाता है पूरी तरह से। और जो वेस्ट बैंक है, जो कि वेस्ट बैंक में मैंने बताया कि इसराइली जो है वो आकर आबाद होना शुरू हो गए थे, तो वेस्ट बैंक के क्या किया गया, इसको 3 हिस्से में तकसीम कर दिया गया, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया बी में पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट ने अपनी होल्ड ले ली, एरिया बी में मिक्स गवर्नमेंट बनाएगी, एरिया सी में इसराइली गवर्नमेंट ने अपना होल्ड ले लिया। जैसे आप इस वेस्ट बैंक के अंदर देखें तो जो डार्क ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है इलाका, वो पैलेस्टीन की गवर्नमेंट के अंडर में आया, पीएनए के अंडर में आया। जो लाइट ग्रीन से मिल रहा है उसमें पैलेस्टीन और इसराइली दोनों ने की हुकूमत थी। और बाकी जो आप देख लें, जो ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है, ब्राउन कलर से जो एरिया आपको दिख रहा है, तो वो ब्राउन कलर का पूरा एरिया जो है वो इसराइली गवर्नेंस के जो है वो अंडर में थे। तो वैसे इतना एरिया जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये इसराइली गवर्नेंस के अंडर में है। बाकी जो इसराइल की जो मिलिट्री, जो बाकी जो आपको जो है वो कलर वायलेट कलर से आपको मिल रहा है, तो ये हमारे पास इसराइली मिलिट्री कंट्रोल में एरिया है सारा। इसराइल ने ये पूरा इलाका अपने मिलिट्री कंट्रोल में रखा हुआ है ओवरऑल स्टार्ट से एंड तक। और ये जो डार्क पर्पल से आपको दिख रहा है, ये डिस्प्यूटेड इसराइली गवर्नेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरा इलाका यहाँ से अगर आप देखें तो ये पूरा जो शहर है जेरूसलम है। आगे मैं इसका डिटेल बताऊँगा कि ये क्या इशू है, ये डार्क पर्पल कलर क्यों है। और ये तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इस कलर से, खाकी रंग से, ये इसराइली गवर्नेंस इसके अंदर है। और ये वाला इलाका है जेरूसलम का आधा और इलाका ईस्ट जेरूसलम का, तो वो डिस्प्यूटेड इसराइली गवर्नेंस में है। इस तरह से 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया। डार्क फिर से बता दूं, देख लें थोड़ा सा, ये एक रैंडम से एक अजीब सा एक स्ट्रेंज सा नक्शा है। दुनिया में आपने ऐसी कोई कंट्री नहीं देखा होगा जिसमें देखिए इतने पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में जो है वो कंट्री को बनाया गया हो। तो जाहिर सी बात है इस तरह की अनस्टेबल स्टेट्स बनी होंगी तो फिर उसमें आगे जाकर मसाइल तो होने ही हैं। तो वेस्ट बैंक के इलाके में ये जो डार्क ग्रीन वाला है ये पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट में है, लाइट ग्रीन वाला मिक्स गवर्नमेंट में है, और जो सिर्फ खाकी रंग वाला है ये एरिया, ये सिर्फ इसराइली गवर्नेंस में है। और जो बाकी जो आपको लाइट पर्पल से दिख रहा है वो इसराइल के मिलिट्री कंट्रोल में ये सारे एरियाज़ हैं, गवर्नमेंट नहीं है उसके अंदर। और जो डार्क पर्पल में ये डिस्प्यूटेड एरिया है जेरूसलम का। तो आगे उस पर बात करूँगा। जेरूसलम पे तो काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं, न्यूज़ वगैरह चल रहे होते हैं। 1994 में जो है वो इसराइली सदर और फ़लस्तीनी सदर यासिर अराफात दोनों को क्या किया जाता है कि अमन के नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाता है, चूँकि ये भी पीस के लिए एक बड़ा काम था कि फ़लस्तीन के लिए एक अलग रियासत का क़याम कर दिया जाता है। 1995 में क्या होता है कि सेहूनी एक एक्सट्रीमिस्ट, एक यहूदी एक्सट्रीमिस्ट उस इसराइली सदर का कत्ल कर देते हैं। अपने ही इसराइली सदर को जो है वो गोलियां मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। एक सेहूनी इंतहा पसंद, चूँकि ज़ायनिस्ट ये चाहते थे कि ये पूरा इलाका जो है वो इसराइल को मिल जाए, स्टार्ट टू एंड ये पूरा। और जब ये इसराइली सदर ने इतने इलाके जो डार्क ग्रीन वाले हैं, जब वो मुसलमानों को या पैलेस्टीनियंस को, फ़लस्तीनियों को दे दिया, तो जो सेहूनी इंतहा पसंद था एक, उसने इसराइली सदर को गोली मार दी। बिल्कुल सेम वैसे जैसे कि इसराइल को तस्लीम करने पर मिस्र के सदर को गोली मारी गई, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। 1987 में क्या हुआ कि हमास का क़याम हुआ। हमास क्या थी? हमास एक जिहादी तंजीम है
जिसके मुताबिक पीएलओ एक सेकुलर जमात है। वो पीएलओ को एक समझती है कि वो लिबरल एक सेकुलर जमात है जिसने इसराइल के साथ हाथ मिला लिया और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमास चाहती है कि इसराइल को नक्शे से मिटा दे, कि ये पूरा जो इसराइल है वो नक्शे से मिट जाए और पूरा का पूरा इलाका ये फ़लस्तीन का हो जाए, जैसे कि पहले फ़लस्तीन का था पूरा का पूरा इलाका। ये हमास एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चाहती है। 2006 में हमास को इलेक्शन में जीत मिल जाती है। 2006 में इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शन में हमास जो है वो कुछ वोटों के फ़र्क से पीएलओ से जीत जाती है। लेकिन अच्छा, अब जब पीएलओ से जीत जाती तो होता क्या है, 2007 में अगले साल हमास और फतेह के बीच में, पीएलओ का ही दूसरा नाम फतेह है, तो हमास और फतेह के बीच में क्या होती है, खाना जंगी सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो एक सिविल वॉर हमास और फतेह के बीच में शुरू हो जाते। दोनों ही इस्लामी तंजीमें थी, फतेह या पीएलओ भी और हमास भी, दोनों ही पैलेस्टीन की ग्रुप्स थी। लेकिन फतेह थोड़ी लिबरल जमात थी और हमास थोड़ी जो है वो फंडामेंटलिस्ट जमात थी, जिनके बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वेस्ट बैंक के पूरे इलाके पर इस पीएलओ का कब्ज़ा हो जाता है, फतेह का कब्ज़ा हो जाता है, फिर गज़ा स्ट्रिप पर हमास का कब्ज़ा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वेस्ट बैंक में तो क्या होता है कि इसमें इसराइली कम्युनिटी भी रहती है, उसमें पैलेस्टीनियन कम्युनिटी भी रहती है। गज़ा में सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीनियंस रहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं रहता। तो इस गज़ा की पट्टी में क्या होता है, गज़ा की पट्टी बड़ी आइसोलेटेड है। यहाँ से पूरी तरह से दीवारी खड़ी करके इसराइल ने इसको क्या कर दिया, बिल्कुल यहाँ से आइसोलेट कर दिए। और यहाँ से इजिप्ट ने अपनी तरफ से दीवारी खड़ा करके जो है वो गज़ा को बिल्कुल यहाँ से ब्लॉकेज कर दिए, गज़ा की पट्टी को। तो इस वजह से इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्हें क्या होता है, बहुत सारे बैनुल-अक़वामी जो अक़वाम है या बैनुल-अक़वामी इमदाद है, वो समंदर के रास्ते से, पीछे जो समंदर है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से समंदर के रास्ते से इन्हें बड़ी इमदाद वगैरह मिल रही होती है। और वो जो इमदाद उन्हें बैनुल-अक़वामी मिलती है, उससे अक्सर क्या होता है, उसका एक बड़ा रेशो हमास क्या करती है कि वो अपनी दफ़ाई क़ुव्वत को, अपने डिफेंसिव पावर को मजबूत करने के लिए उसको इस्तेमाल कर रही होती है, ताकि वो इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। तो एक तरह से ये एक जो है वो एक फंडामेंटलिस्ट, एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमास है। और ये गज़ा के पट्टी से ही जो है वो क्या होता है कि वो इसराइल की तरफ जो है वो मिज़ाइल दागा जाता है, मिज़ाइल फेंका जाता है। यहीं से मिज़ाइल जो है वो इसराइल पर लॉन्च किया जाता है गज़ा की तरफ से। ठीक है। चूँकि अगर वेस्ट बैंक में तो ये है ना कि यहाँ पर मिक्स कम्युनिटी है, यहाँ पर मुसलमान भी है, यहाँ पर यहूदी भी हैं, तो इधर पर आप जो है वो नहीं भेज सकते मिज़ाइल्स वगैरह को, चूँकि क्या पता कि किसी मुसलमान या पैलेस्टीनियन के ही वो घर पे जाकर गिर जाए। तो गज़ा से सारे मिज़ाइल जो हैं वो इसराइल की तरफ फायर किए जाते हैं। अब अगर आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पर इसराइल किस चीज़ पर गलती पर यकीनन मौजूद है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरे वेस्ट बैंक का इलाका है। इसमें ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो सारे पैलेस्टीनियंस के रिहायशी इलाके हैं। ठीक है। और ये जो उसके बाद ग्रीन वाला एरिया है वो पैलेस्टीनियंस का है। डार्क जो ब्लू वाला एरिया है वो इसराइलियों का है, इसराइल का पूरा पार्ट है। एरिया सी, दैट इज़ पैलेस्टीनियन अंडर इसराइली कंट्रोल, वो फ़लस्तीनी जो इसराइली कंट्रोल में है, वो ये सारे जो है वो इस तरह के एरियाज़ हैं जिसमें मिलिट्री कंट्रोल है। और ये जो डार्क रेड से मिल रहा है आपको, इसराइली सेटलमेंट्स एंड आउटपोस्ट हैं। बहुत सारे आपको देखें रेड कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे इस नक्शे में। तो वो जो इसराइली जो है ना, स्लो जो मूव करते हुए आए पैलेस्टीन, वो इसराइल की तरफ से वो आए, इस वेस्ट बैंक में आबाद होना शुरू हुए। तो एक बहुत बड़े मसले की सिचुएशन यहाँ पर बन गई। कहा जाता है कि 600,000 से 750,000 तक इसराइली वेस्ट बैंक में आकर जो है वो सेटल हुए हैं। और ये इलीगल है अंडर द इंटरनेशनल लॉ, ये बिल्कुल इलीगल था, चूँकि वो एरिया इनको अलॉट किया गया था, इतना एरिया यूएन की तरफ से। इनको इस वाले पोर्शन में नहीं आना चाहिए था। इस पोर्शन में आने के से मसला ये हो गया है कि अगर अब हम ये कह दें कि हाँ भाई ये वाला इलाका वेस्ट बैंक का जो है वो पैलेस्टीन को दे दिया जाएगा, तो अब मसला उन तमाम यहूदियों का आएगा जो यहाँ पर पहले से आकर आबाद होंगे, उनकी सिक्योरिटी का मसला आएगा। इसलिए अब जाकर जो है वो पैलेस्टीन को एक अलग रियासत बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मसला अपने लिए इसराइलियों ने डाला है कि उन्होंने आकर इसमें आबाद होना शुरू हो गया, जबकि उनको आबाद नहीं होना चाहिए था, ये इलीगल था। और इसको सारी दुनिया, यूएन, यूरोपियन यूनियन, तमाम गवर्नमेंट्स इनको इलीगल मानती है इस ऑक्यूपेशन को। अब ये देखिए जेरूसलम का जो शहर है उसमें भी एक बड़ा मसला है। यरूशलेम में डिवाइडेड सिटी, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया जेरूसलम को, वेस्ट जेरूसलम और ईस्ट जेरूसलम। ठीक है। वेस्ट जेरूसलम के वो इसराइली टेरिटरी में है। वेस्ट जेरूसलम चूँकि इसराइली इसमें ज़्यादा हैं, 349,000, और पैलेस्टीनियन जस्ट 4,500 है। तो 1948 से ये इलाका वेस्ट जेरूसलम का जीयूस के पास है या इसराइलियों के पास है। ईस्ट जेरूसलम का इलाका के में देखें तो उसमें 220,000 जो है वो इसराइली हैं और 345,000 पैलेस्टीनियंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मेजॉरिटी ये इलाका होना चाहिए था किसके पास, पैलेस्टीनियंस के पास।
लेकिन ये इलाका इसराइल ने 1967 में 6 डे वॉर के बाद ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, 6 डे के बाद जो है वो उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, और ये इलाका भी ईस्ट जेरूसलम ने अपने पास ही जो है वो रख लिया है, जो कि जो ये भी एक इलीगल थी और इनजस्टिस वाली बात थी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पैलेस्टीनियन मेजोरिटी का वाला इलाका था, तो ये पैलेस्टीन को ही देना चाहिए था। लेकिन इसराइली, चूँकि यरूशलेम एक बहुत ज़्यादा हॉली सिटी है, तो यहूदी ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारे पास होना चाहिए, तो उन्होंने अपने पास कम्प्लीटली रखा हुआ है। इसलिए यरूशलेम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। लास्ट जो भी मई के महीने में 2021 में जो मसला आया, वो इसी ईस्ट यरूशलेम के एरिया में ही आया, जो आगे मैं बताता हूँ। अब गज़ा की तरफ से मैंने बताया जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, 2019 में कहा जाता है 1070 रॉकेट लॉन्च किए गए, 2020 में टोटल 170 रॉकेट लॉन्च किए गए, और 2021 में मई 11-12 में सिर्फ क्या था कि 550 रॉकेट गज़ा की तरफ से फायर किए गए इसराइल की तरफ वेंसडे नाइट को, और 1050 ट्यूसडे नाइट को जो है वो फायर किए गए थे, एक बड़ी तादाद में। ये मसला क्यों हुआ था ये बताता हूँ। अच्छा, वो जो अब जो इसराइल की तरफ जो गज़ा वाले जितने भी जो है ना, जितने भी मिसाइल्स इसराइल की तरफ फेंकते हैं, चूँकि उनको फंडिंग हो जाती है, वो मिसाइल जो है वो बनाकर या ख़रीद कर वो फेंक देते हैं इसराइल की तरफ। लेकिन मसला ये कि इसराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत रखा हुआ है, इसको आयरन डोम कहते हैं, नाम सुना होगा आपने, इसराइल्स आयरन डोम। आयरन डोम क्या है कि वो इसराइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कि जो भी मिसाइल्स, आपने इस तरह की वीडियो भी देखी होगी, कि जो भी मिसाइल फेंका जाता है इसराइल की तरफ, तो होता क्या है उसमें कि कि इसराइल में जो आयरन डोम सिस्टम है वो हवा में क्या करता है, उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, हवा में ही वो उस मिसाइल को जो है वो फिर तबाह कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। 10 मई 2021 को क्या हुआ कि वो एक न्यूज़ में आता है कि वायलेंस एरप्ट्स एट अल-अक्सा मॉस्क व्हेन इसराइली मार्क्स जेरूसलम डे। इसराइल वाले यरूशलेम में अपने एक यहूदी अपने एक दिन मना रहे थे यरूशलेम डे का, तो वायलेंस जो है वो उसके अंदर जो है वो फूटनी शुरू हो गई, वायलेंस स्टार्ट हो गई। और वायलेंस इस तरह से हुई कि मस्जिद अक्सा के अंदर कहा जा रहा था कि जो फ़लस्तीनी हैं उन्होंने जो है वो पत्थर वगैरह लेकर बैठे हुए थे कि वो जो है वो इसराइली पुलिस पर हमला करेंगे, तो इसराइली पुलिस ने इसलिए उन पर हमला कर दिया। तो इस तरह की जो है वो बात हो रही थी। तो गज़ा से अब जब ऐसा हुआ, वायलेंस एरप्शन हो गई, और इसराइली पुलिस ने क्या किया कि रबर बुलेट्स फायर किए पैलेस्टीनियंस पर जो मस्जिद अक्सा में मौजूद थे। तो गज़ा से हमास ने, अच्छा ये वेस्ट बैंक में, आपको पता है जेरूसलम जो है वो वेस्ट बैंक का इलाका है, गज़ा में नहीं है, तो और वेस्ट बैंक में आपको पता है फ़तह की हुकूमत है। गज़ा जो कि गज़ा से जो हमास जो कि गज़ा स्ट्रिप में मौजूद हैं, तो उन्होंने इसराइली हुकूमत को वार्निंग दी कि वो मस्जिद अक्सा से अपनी पुलिस हटा ले, वरना वो हमला कर देंगे। फिर इस तरह से क्या हुआ कि रॉकेट्स जो मैंने बताया लॉन्च किए गए गज़ा से इसराइल की जानिब, जो आयरन डोम से ज़्यादातर इसराइली रॉकेट्स जो हैं वो रोक दिए गए। फिर इसराइल ने क्या किया कि उन्होंने जो है वो अपने आप की जो है वो एक तरह से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, उन्होंने इसराइलियों ने गज़ा पर जो है वो रॉकेट्स फायर करने शुरू कर दिए, और वहाँ पर जो है वो आपने देखा रेजिडेंशियल टावर्स वगैरह गिरे, और बहुत सारे मासूम लोग हैं उसमें, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। तो वो उस एयर स्ट्राइक में क्या हुआ कि उनकी शहादत हुई, मतलब 90 से ऊपर जो है वो शहादत ही हुई। इसराइल में देखा जाए 2 से 3 ही जो है वो लोग हलाक हुए। तो चूँकि इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम मजबूत है, वो 1000 रॉकेट भी फायर करते हैं, तो इसराइलियों जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो वो क्या कर लेते हैं कि वो रोक देते हैं उन तमाम मिसाइल सिस्टम को। लेकिन यही जब इसराइली अटैक करते हैं तो पैलेस्टीनियंस के पास ना गज़ा के अंदर कोई ऐसे डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनके पास इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है वो, तो फिर वो जाकर गिरता है किसी, कह लें कि किसी भी बिल्डिंग पे जाकर गिरता है, और आखिरकार वो वहाँ पे मासूम जानें भी जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, और एक एक वक्त में 100 सैकड़ों जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, और हमेशा से होती रही हैं। अब अगर इसके पीछे आप रीज़न जानना चाहेंगे ना, तो रीज़न जानना चाहें तो रीज़न तो यही है ना कि अगर हम देखें तो आप अगर इसके पीछे अगर आप दोनों कंट्रीज़ के पास बहाने हैं अपने अपने चीज़ों को सॉल्व, अपनी अपनी स्ट्रेटजी को बताने के लिए, दोनों के पास एक्सक्यूज़ हैं। अगर आप ये गज़ा अगर ये मिसाल के तौर पे ये टावर गिर रहा है, और इसराइलियों से पूछा जाए कि आपने टावर क्यों गिराया, तो इसराइली कहेंगे कि गज़ा ने चूँकि हम पर रॉकेट फायर किया, इसलिए हमने क्या किया कि हमने इस टावर को गिराया, या हमने जो है वो गज़ा पर मिसाइल लॉन्च किया। अब आप गज़ा से जाकर पूछेंगे आपने रॉकेट क्यों लॉन्च किया, तो उन्होंने वो कहेंगे कि उन्होंने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, दैट्स हम ऐसा करा है। अब जब आप वहाँ जाएंगे तो मस्जिद अक्सा पर जाएंगे और कहेंगे भाई मस्जिद अक्सा पर हमला क्यों हुआ, तो वहाँ पर मौजूद इसराइली पुलिस कहेंगे कि उन्होंने वहाँ पर पत्थर जमा किए हुए थे हम पर पथराव करने के लिए। मस्जिद अक्सा के अंदर लोगों ने पत्थर वालों से जाकर पूछेंगे कि आपने पत्थर क्यों जमा किया हुआ था, तो ये कहेंगे कि फिर कि असल में आपने, इसराइलियों ने हमारे इलाके को नाजायज़ कब्ज़े में लेकर रखा है, हम उसको छुड़ाने के लिए हम आपसे रेजिस्टेंस कर रहे हैं।
और जब आप उस कहानी को पीछे जाएंगे तो पूरी हिस्ट्री आपको कंप्लीट दोहरानी पड़ेगी और नतीजा सिफर और ज़ीरो निकलेगा। तो ये इस तरह से ये इसलिए ये मसला जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता, ये चीज़ें चलती रहती हैं चलती रहती हैं। और याद रखें कि हर जो फ़लस्तीनी है वो हमास को सपोर्ट नहीं करता, और हर इसराइली जो हर यहूदी जो है ना वो इसराइली गवर्नमेंट को, ज़ियोनिज़्म को सपोर्ट नहीं करती। कुछ लोग होते हैं इसमें से 5% 10% जो इस तरह की इंतहा पसंद तहरीकों के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन उसमें जान कैसे जाती है। मिसाल के तौर पर कंप्लीट बिल्डिंग गिर रही है, अगर लेट से कि इस बिल्डिंग के जस्ट फाइनल फ्लोर पर अगर कोई हमास का शख्स रहता है, कोई मिलिटेंट रहता है, और इसराइल ने पूरा मिज़ाइल जाकर इस पर दाग दिया है, तो इसमें इस फ्लोर पर औरतें बच्चे जो मासूम रहते हैं जिनका हमास से और इससे कोई लेने देना नहीं है, तो वो भाई सारे भी तो शहीद हो गए ना। तो मसला तो ये यहाँ पर आता है कि दोनों तरफ से मासूम जो है वो उनकी हलाकतें हो जाती हैं, वो शहीद हो जाते हैं। तो इसमें का काम क्या है, इसमें काम है गवर्नमेंट्स का। फ़लस्तीनी गवर्नमेंट है या फिर इसराइली गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि वो अपने मफादात को छोड़कर जो है वो इन चीज़ों की तरफ फोकियत दें। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। तो करना ये चाहिए कि दोनों को बैठकर जो है वो फ़ैसला करना चाहिए, इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि किस तरह से इस मामले का हल निकाला जा सकता है। क्योंकि वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस को एक अलग रियासत देने का मकसद ये है कि वहाँ पर मौजूद पहले से यहूदी हैं, तो वो किस तरह से उसको बर्दाश्त करेंगे कि हम वो पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाएँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सोचने वाली हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक एनालिसिस थी जो कि मैंने बताया कि क्या हो सकता है, किस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो बाकी ये चीज़ें थी जो कि आज की करंट सिनेरियो के लिहाज से मैं बात करूँ, जो चलती ही हैं और आगे भी चलती जाएंगी। ज़रूरत इस अमर की है कि मासूम जानों को ज़ाया होने से रोका जाए, और जल्द से जल्द इस पर जो है वो कोई भी है, यूरोपियन यूनियन है, OIC है, UN है, इस पर जो है वो कोई ना कोई इक़दाम करे। और मुश्किल मामला है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मैटर है इसको सुलझाना, बट इसको ज़रूर सुलझाएं, ठीक है। और अल्लाह ताला से भी दुआ है कि इसमें फ़लस्तीनियों को जो उनका हक़ है उनको वो हक़ उनको मिले, जो उनके नाजायज़ इलाके जो कि दुनिया कहती है कि लिए हैं इसराइलियों ने नाजायज़ कब्ज़े से, वो इलाके उनको वापस मिले, ठीक है। तो इसी दुआ के साथ मैं अपने इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।